चलिए, टॉपिक का नाम पता है सबको क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन प्रेरकत्व। अन्योन प्रेरकत्व ही तो पढ़ रहे थे। अन्योन प्रेरकत्व पढ़ लिया था, सबने जाना था कि दो कॉइल लगते हैं, एक कॉइल में करंट चलाते हैं, दूसरे कॉइल को करंट बिना करंट के रखते हैं, और दोनों को थोड़ा पास पास रखा जाता है ताकि इसका फ्लक्स इससे एसोसिएट हो पाए। सोच, बहुत दूर रखने का फायदा, बहुत दूर रखने का फायदा, फायदा या नुकसान? डी बढ़ेगा तो क्या मेजर इफेक्ट घट जाएगा? तुम लोगों ने कुछ लिखा था, याद करो। दो कॉइल लिखा था, उसके लिए कुछ टर्म्स लिखा था, याद आया? फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, फ्लक्स इन इक्वल टू तुम लोगों ने लिखा था म्यू नॉट N1 N2, म्यू नॉट N1 N2 पाई ए स्क्वायर, ठीक है, पाई ए स्क्वायर म्यू नॉट एन आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर 3/2 इंटू आई, और आई इन प्राइमरी कॉइल, आई इन प्राइमरी कॉइल। तो तुमको ये पता चला कि मुझे जो भी फ्लक्स उस छोटी वाली कॉइल में लिखना था, क्या वो डायरेक्टली डिपेंड करती है कितनी करंट आई में है, कितनी करंट मतलब प्राइमरी में है, पहली वाले में कितनी करंट है। लेकिन इसमें और दिक्कत क्या आई कि मुझे ये दिखा कि ये भी कुछ फैक्टर है जो कि डिपेंड करता है। तो फ्लक्स इन सेकेंडरी आपने लिखा था प्रोपोर्शनल टू आईपी, फ्लक्स इन सेकेंडरी प्रोपोर्शनल टू आईपी। क्या चीज है? करंट इन प्राइमरी कॉइल। प्राथमिक कुंडली में फाई एस क्या है? फाई एस क्या है? फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, फ्लक्स इन दूसरी कुंडली से बंधा हुआ फ्लक्स, दो चीजें। और ये प्रोपोर्शनल है, ये डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें फॉर अ सेटअप क्या कांस्टेंट आता है, और जो डिपेंड किस पे कर रहा है, जहां से देख ये जो कांस्टेंट आया वो डिपेंड कर रहा है कुछ, ये अलग जैसा है, ये अलग, ये डिपेंड कर रहा है किस पर? ना केवल N1 पर बल्कि N2 पर, नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप, फेरों की संख्या पे डिपेंड कर रहा है, और साइज ऑफ द लूप, डायमेंशंस ऑफ द लूप, और क्या डिस्टेंस बिटवीन द लूप्स, और इस बात पे भी डिपेंड करेगा उनके बीच का झुकाव कितना है, ओरिएंटेशन। अगर ऐसी है तब तो ठीक है, अगर ऐसे होगा तो कोई फ्लक्स ही नहीं जाएगा। क्या बात समझ में ना? तो ये वो फैक्टर है, और इसको आपने लिखा था किस चीज से? फाई एस इक्वल टू एम आई पी, या फिर आपने लिखा था फाई टू इक्वल टू एम आई 1। और एम क्या था? म्यूचुअल इंडक्टेंस। एम क्या चीज था? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो एम इक्वल टू लिखा गया फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन में आई इन प्राइमरी कॉइल। बात समझ में आई? आप लिख सकते हो फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन प्रेरकत्व के नाम से जाना गया। इस घटना का नाम अन्योन प्रेरण था, और इस एम का नाम क्या था? अन्योन प्रेरकत्व। अन्योन प्रेरकत्व क्या चीज है? अन्योन प्रेरकत्व क्या चीज है? किसी दूसरे कुंडली से बद्ध फ्लक्स और प्राथमिक कुंडली में धारा के अनुपात को क्या कहा गया? अन्योन प्रेरकत्व कहा गया। डेफिनेशन याद हो जाएगी? मेरे ख्याल से याद हो नहीं जाएगी, इतने गधे नहीं हो कि तुम बता ना पाओ, यहां से तुम्हें याद हो गई होगी। क्या क्या बताना है? फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, दूसरी कुंडली में फ्लक्स बटे पहली कुंडली में धारा को क्या कहा गया? अन्योन प्रेरकत्व। द रेशियो ऑफ फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल विद रिस्पेक्ट टू एंड करंट इन प्राइमरी कॉइल इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको एक और तरीके से बताया गया। इसको सोच, जो दूसरी कॉइल में ईएमएफ आएगा कि नहीं आएगा? दूसरी कॉइल में ईएमएफ आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, तो ई इन सेकेंडरी कॉइल या ई इन सेकेंड कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके प्रोपोर्शनल होगा? आईपी के, या आई अपॉन टी, या डी आई अपॉन डी टी? डी आई 1 अपॉन डी टी, डी आई 1 अपॉन, तो E2 लिखा गया M, E2 क्या लिखा गया? माइनस। क्यों लिखा गया? इट ऑलवेज अपोज द कॉज, ये हमेशा उस कारण को विरोध करती है जिससे उत्पन्न होती है। व्हिच हैज प्रोड्यूस्ड M di1 अपॉन dt। क्या समझ में आया वाला फार्मूला? यहाँ से M बराबर क्या लिख सकते हो? M बराबर E2 अपॉन di1 अपॉन
dt। तो यहां से m का दूसरा तरीका बना और यही m आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस के नाम से जाना गया है कि नहीं है। अब डेफिनेशन आप यहां से भी बता सकते थे और डेफिनेशन आप यहां से भी बता सकते थे। दोनों तरीके से डेफिनेशन बताने का तरीका क्या है कि किसी कुंडली का अन्योन प्रेरकत्व the mutual inductance of any coil is equal to the induced EMF generated in the second coil if the rate of change of current is unit। अगर धारा परिवर्तन की दर एकांक है, धारा परिवर्तन की दर, सुनो ध्यान से, अन्योन प्रेरकत्व की डेफिनेशन सुनो ध्यान से। किसी कुंडली का अन्योन प्रेरकत्व द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के, क्योंकि नेगेटिव होता है यहाँ पर और ये नेगेटिव नहीं होता, इसलिए कौन सी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। किसी कुंडली का अन्योन प्रेरकत्व दूसरी कुंडली में ऐसा ना बोल, डेफिनेशन को और अच्छी जनरलाइज करते हैं। किन्हीं दो कुंडली का अन्योन प्रेरकत्व, क्योंकि इन दोनों के लिए जो इसका इस पर अन्योन प्रेरकत्व आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, वही इसका इसके लिए होता है, दोनों के लिए आपस में सेम होता है। तो अगर मैंने कोई दो कॉइल रख दिया ना, तो जो M स्टेब्लिश होगा इन दोनों के लिए M1 फॉर 2 M2 फॉर 1 दोनों सेम होगा, यानी M12 इक्वल्स टू M21 इक्वल्स टू M इक्वल्स टू M। तो मैंने किन्हीं दो कुंडलियों का अन्योन प्रेरकत्व द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ एनी टू कॉइल इज इक्वल टू द किसके बराबर है, दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ एनी टू कॉइल इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटेड इन द सेकेंडरी कॉइल इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज यूनिट। बात समझ में आई? डेफिनेशन आसान है तो छाप सकता है, अपने मन से लिख सकता है। ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस खत्म। एम का डायमेंशनल फार्मूला क्या सेम आएगा जो एल का आता था, यूनिट का सेम होगा हेनरी, यूनिट क्या होगा हेनरी। और अगर ध्यान से देख तो दो कॉइल लिया, इस कॉइल की करंट में चेंज किया तो क्या इसमें भी एल जमा हुआ कि नहीं जमा हुआ, इसमें भी एल, अरे आएगा कि नहीं आएगा यार, इसमें भी एल आएगा, क्यों सोच रहे हो उसके लिए, इसमें भी कुछ ना कुछ एल, श्योर सी बात है भाई। तो उसके लिए फार्मूला वही लिखोगे डी ई इक्वल्स टू माइनस एल डी आई अपॉन, वो तो सब जनरली लिख सका जा सकता है। तो यहां तक आपका हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस कंप्लीट पूरा। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा फाई पर और आई पर, फाई पर और आई पर डिपेंड करेगा, E2 और DI बाई dt पर। तो किस पे डिपेंड करेगा, क्या नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप, नंबर ऑफ टर्न्स इन द, क्या मटेरियल पर डिपेंड करेगा, म्यू आर आएगा नहीं आएगा, अगर मीडियम भर दिया जाए बीच में तो क्या म्यू आर आ जाएगा, तो मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, M डिपेंड कर रहा है, M डिपेंड करता है, किस पे निर्भर करता है, क्या सबसे पहला मीडियम पर, किस पर, बहुत अच्छा। दूसरा क्या नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, पहली कॉइल में कितना फेरा, दूसरी कॉइल में, तो क्या फेरों पर, कितनों पर, और क्या डायमेंशंस पर, विमाओं पर, कितनी बड़ी कॉइल आपने लिया, कितनी छोटी कॉइल आपने लिया, तो डायमेंशंस पर, कॉइल के साइज पर, डायमेंशंस पर। और क्या दोनों के बीच का डी, सोच अगर मैं डी बढ़ाऊं, अगर मैं डी, तो क्या इसकी वैल्यू कम आएगी, इसलिए किस पे और डिपेंड करता है, डी पर। दोनों के बीच की डिस्टेंस बिटवीन कॉइल्स, डिस्टेंस बिटवीन, इन सब पे डिपेंड करता है। और एक और चीज पे डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन। दो तो कॉइल ले लिया और पास रखा, और दूसरी वाली एक तो ऐसे रखा है और इसका फ्लक्स निकल रहा है भर के, और दूसरी वाली तुमने ऐसे रखा, ऐसे रखा, बहुत पास रखा, एकदम चिपका के ऐसे कर दिया। बताओ म्यूचुअल इंडक्टर, और करंट बदले जा रहे हो सर, इसमें कुछ आ ही नहीं रहा, शकल बना के घूमो। क्या ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है, दोनों कॉइल के बीच के झुकाव पर, डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन, दोनों कॉइल के बीच के झुकाव पर। याद हो गया सब, क्या कहते हो, याद हो गया, मिटारा जाए, अरे मिटा रहे ना बेटा, अब क्यों इतना टाइम क्यों लगेगा। इसमें एक और चीज बताया जाता है, कॉपलिंग फैक्टर, ठीक है, बट वो आपको पढ़ना नहीं है ना। कॉपलिंग फैक्टर आता है के इक्वल्स टू अंडर रूट, वो एम इक्वल्स टू के अंडर रूट L1 L2 ऐसा कुछ करके आता है, बट आपको नहीं पढ़ना। उसके की वैल्यू कितनी होती है, 0 से 1, 0 से
ये कॉपलिंग फैक्टर है। अगर मैंने दो कॉइल लिया तो कुछ ना कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस इसका होगा, सेल्फ इंडक्टेंस इसका होगा, और इसमें करंट बनी तो कुछ ना कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस इसका होगा, तो वो K है। जो M आता है, M को बताने का तरीका क्या है? आदर्श स्थिति में M = √L1L2, M = ऐसे आ जाता है। बताते हैं कि जो उसमें L1 आया, जो उसमें L2 आया, उन दोनों का प्रोडक्ट ले, उसका अंडर रूट ले, M आ जाएगा। ये बताने का तरीका है, क्योंकि M और L अलग अलग चीजें नहीं है। ध्यान से देखो, लगभग लगभग सेम चीजें, फार्मूला सेम, यूनिट सेम, इसलिए ऐसा लिखा गया। बट वाकई में ऐसा बिल्कुल कंप्लीटली नहीं होता। सो जितना फ्लक्स है इसमें से निकला, क्या वो पूरा पूरा दूसरे से जाएगा या कुछ इधर उधर हो जाएगा? कुछ लॉस तो होगा, होगा कि नहीं होगा? कुछ लॉस होगा, इसलिए लिखा गया। वो कॉपलिंग फैक्टर आता है K√L1L2, वो कॉपलिंग फैक्टर आता है जो आपको परेशान करता है। आपको इससे कोई लेना देना। वैल्यू कहां से होगी? 0 से। सो 0 से ज्यादा, 1 से कम। एक तब होगा जब आइडियल स्थिति होगी, और ऐसा पॉसिबल, कुछ ना कुछ तो फ्लक्स लॉस होगा, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है ना। ट्रांसफार्मर में भी बताया जाएगा, छोड़ो, रहने दो। जो याद रखने वाली चीज है वो क्या है? दोनों का M1 M2, दोनों का आपस में दो कॉइल लग दिया तो उनका जो M12 M21 आएगा वो अलग अलग होगा, एक ही होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट होगा, ये क्या चीज होगा? तो इसको मतलब ही नहीं चाहिए इधर से देख उधर बता, चाहे उधर से देख इधर बता। बात समझ आई? सवाल है प्राइमरी सेकेंडरी मानने में, किसको प्राइमरी मानोगे, किसको सेकेंडरी मानोगे? किसको प्राइमरी मानोगे, किसको सेकेंडरी? प्राइमरी में करंट नहीं बहती है, करंट बहा के प्राइमरी माना जाता है। प्राइमरी किसे मानेंगे? प्राइमरी किसे मानोगे? हाँ, प्राइमरी क्या उसे माना जाएगा जिसके वजह से क्या दूसरे में फ्लक्स लिख पाना आसान हो। फ्लक्स लिख पाना आसान मतलब क्या? फील्ड लिखना आसान हो। याद कर, जब मैंने इतना बड़ा लूप लिया था और इतना बड़ा छोटा सा लिया था, तो आपने इसको नहीं माना था प्राइमरी, इसको प्राइमरी माना था। क्यों माना था? क्योंकि इसके वजह से क्या यहाँ पर फील्ड लिखना आसान है। हाँ, बहुत छोटा सा साइज है, और यहाँ पर फील्ड जो भी होगी वही आएगा, μ0NI r² 3/2 वाला आएगा, नहीं आएगा along the axis, तो ये आएगा, आसान है ये, इसलिए प्राइमरी इसको माना था। तो प्राइमरी सेकेंडरी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ? कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? तो प्राइमरी सेकेंडरी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ, तो आओ सवाल करा जाए, एक न्यूमेरिकल के ऊपर देख लेते हैं। N फेरा, कितना फेरा? N फेरा, N1 फेरा। म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है, एक कॉइल से काम हो जाएगा? 2। N2 फेरा, कितना फेरा? कितना फेरा? N2 फेरा। स्मॉल r, कैपिटल, बोल कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी? सोलेनॉइड और सर्कुलर लूप, सोलेनॉइड और लूप, परिनालिका कुंडली, सोलेनॉइड लूप। बोल प्राइमरी किसे मानोगे? बोलो प्राइमरी किसे मानोगे? बोलो प्राइमरी किसे मानोगे? पहले को कि दूसरे को? पहला दूसरा, पहला दूसरा, अपना दिमाग लगा के बताओ। वही तो तुम्हें सोचना है कि प्राइमरी किसे मानोगे। जिसको प्राइमरी मानोगे करंट उसी में, बट करंट चलाओगे तो लिखो, सोचोगे ना कि फ्लक्स इसमें लिखना आसान है। चल बता, पहला दूसरा किसको मानोगे प्राइमरी? पहले को कि दूसरे को? दूसरे को कि पहले को? दोनों को लेकर के चल सकते हैं, डोंट वरी। बट मजे की बात क्या है, पहले को अगर प्राइमरी मानूं तो मुझे फील्ड लिखना आसानी से पता है। सोच, अगर मैं पहले दूसरे वाले को प्राइमरी मानूं तो क्या इसके लिए ये वाला लूप कम दूर पर है, ये वाला ज़्यादा डिस्टेंस पर, और ये वाला और ज़्यादा? क्या ये वाला और ज़्यादा? तो सारे लूप के लिए फील्ड की वैल्यू सेम नहीं है कि सेम वैल्यू है? सारे लूप के लिए फील्ड की वैल्यू सेम। बट अगर मैं देख ध्यान से इसको प्राइमरी मानूं तो उसमें भर भर के μ0NI जा रही है, और आपने उसके में बगल बगल से क्या लगा दिया? सर्कुलर लूप। तो क्या उसके अंदर से जो भी जा रही है क्या μ0NI ही जा रही है? हर जगह पर μ0NI सेम है। तो प्राइमरी किसे माना जाए? पहले को कि दूसरे को?
पहले ही पहला लिख रखा था मैंने, तुम्हें सोचना था। तो करंट इसमें चला। क्या समझ पाए? ये समझ पाए ना? चलो अब इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखने की कोशिश करी जाए। क्या लिखा जाए? म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे लिखोगे? तुम्हें पता है फार्मूला, M इज टू 5 ऑफ सेकेंडरी अपॉन आई ऑफ, तुम्हें आता है लिखना, 5 ऑफ सेकेंडरी अपॉन आई ऑफ प्राइमरी। तुम लिखते ना ये तो लिखोगे यार। चल मुझे पता चला कि मुझे ये बताना है, मैंने कहा चलो 5 इन सेकेंडरी लिखते हैं। सेकेंडरी कौन? क्या वृत्ताकार लूप? सेकेंडरी वृत्ताकार लूप है, तो क्या 5 बराबर होगा 5 सेकेंडरी बराबर क्या B ऑफ प्राइमरी, B ऑफ क्या सेकेंडरी? अरे उसमें करंट ही नहीं है, कहां से फील्ड बनाएगा? क्या पहले की फील्ड B ऑफ 1, B ऑफ क्या BA cos थीटा, BA cos थीटा। सोच ऐसे रखा है। अरे B और A में एंगल 0 यार, तू कर लेना घर पे जाके, ठीक है। BA चलो लिखो 5s, B1 बोलो सब लोग, म्यू नॉट लेंथ अगर मैं L रखूं, चल मैं स्मॉल n कर देता हूं, ठीक है? समझ पाओगे ये कि N1 ही रखो? चलो N1 रखो और ये L कर ले। म्यू नॉट N1 अपॉन L इंटू आई, पहले में म्यू नॉट एन आई ना, म्यू नॉट आई इन प्राइमरी इंटू पाई बड़ा आर स्क्वायर छोटा आर स्क्वायर, बड़ा आर छोटा आर, सोच के बोल, बड़ा छोटा, बड़ा या छोटा? सब लोग सोचे, बड़ा आर की छोटा आर। अगर मेरे पास अकल होती तो मैं सोचता कि सोलेनाइड बहुत बड़ा है, सोलेनाइड बहुत बड़ा है, और सोलेनाइड बहुत बड़ा है तो बाहर कोई भी फील्ड नहीं होगी, बाहर कोई भी फील्ड नहीं होगी। तो क्या इतना बड़ा सर्कुलर लूप, और क्या फील्ड केवल यहां है? फील्ड केवल, और याद कर फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए में एरिया क्वाइल या लूप से लेना देना नहीं होता है। एरिया कौन सा एरिया होता है? जहां मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है। समझ में आया? ए इज द एरिया ऑफ द लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। तुम जितना बड़ा लूप ले आओगे उससे लेना देना नहीं है कि तुम इतना बड़ा ले आए, तुमने कहा सर फ्लक्स बढ़ गया। नहीं, फील्ड लाइंस का भी तो जाना जरूरी है। सोच के बताओ, फील्ड लाइंस का भी तो, तुम इतना छोटा मैग्नेट लेकर आए, इतना छोटा बगल रखे हो, इतना बड़ा लूप ले आए, इतना बड़ा, अब फ्लक्स कुछ जा रहा है, और तुमने कहा सर अब एक काम करते हैं, बहुत बड़ा लूप ले आए, तो बहुत बड़ा लूप उसके बगल रख दे, अब तो सर फ्लक्स बढ़ गया। ऐसा बात करोगे तुम? क्या फील्ड लाइंस की क्षमता केवल उतनी ही है? तो बी डॉट ए में ए एरिया ऑफ द लूप नहीं होता, बल्कि ये वो एरिया होता है जहां मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है। गलत गलत फार्मूला पढ़ के बैठे हो तुम लोग, आगे बढ़। पढ़ाया मैंने था उस समय, न्यूमेरिकल बता रहा था, बताया था तुमको। बी डॉट ए में एरिया वो एरिया होता है जहां मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है। बोल, बड़ा स्क्वायर छोटा आर स्क्वायर? छोटा आर स्क्वायर। समझ में आया? क्लियर हुआ? 5 पता लग गया? चल अब क्या लिखना मुझे? एक सेकेंड, ये तो मैंने सेकेंडरी का फ्लक्स, सेकेंडरी में क्या केवल एक ही फेरा है क्या? कितना फेरा? 2 फेरा। तो क्या N1 इंटू N1, अरे यार N2 आएगा कि नहीं आएगा? टोटल फ्लक्स हो गया। चल लिख, M इक्वल्स टू फाइन सेकेंडरी बटा आई इन प्राइमरी, डेट इज फाइन सेकेंडरी है म्यू नॉट N1 N2 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू आई अपॉन L इंटू आई। अरे आई पी आई है यार, क्या आई से आई गया? आई से आई। सोच M की वैल्यू क्या आई? म्यू नॉट N1 N2 पाई आर क्या एरिया वो एरिया जहां मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, अपॉन क्या L इज द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ प्राइमरी कॉइल, लेंथ ऑफ। क्या सोच ऐसा फार्मूला मैंने तुम्हें और कहीं पढ़ाया है क्या? तुमको सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला पढ़ाया था लॉन्ग सोलेनॉइड का, म्यू नॉट N स्क्वायर एरिया अपॉन लेंथ। तुम्हें पढ़ाया था मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस, सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्कुलर लूप, वृत्ताकार कुंडली का पढ़ाया था म्यू नॉट N स्क्वायर एरिया अपॉन लेंथ।
एरिया अपॉन म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया अपॉन लेंथ। क्या सेम फार्मूला चल रहा है हर जगह? इससे पता चला एल और एम में कोई अंतर उतार। अरे स्क्वायर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने दोनों में सेम फेरा नहीं लिया। सेम फेरे ले लो तो क्या एन स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन अभी फेरे लेने की हमारी समय इसलिए तू ये वाला कर जल्दी। इसमें जो ध्यान देने वाली बात थी वो क्या है, दोनों की एक्सिस दोनों की सेम है कि अलग अलग? समाक्ष कुंडलियां एक्सिस दोनों की कोएक्सियल। व्हेन टू कॉइल्स आर कोएक्सियल, वन इज सोलेनॉइड एंड second is coil, second circular loop, they are placed, then their mutual inductance comes like this। ऐसा एक अन्योन प्रेरकत्व। बात समझ में ना? दो समाक्ष कुंडलियों का, कुंडली का है दो समाक्ष, एक कुंडली और दूसरा परिनालिका का अन्योन प्रेरकत्व। करो। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड एंड सर्कुलर लूप ऑफ व्हेन दे आर कोएक्सियल, दो समाक्ष कुंडली और परिनालिका का अन्योन प्रेरकत्व। चलो आप लोगों के लिए एक टास्क दे रहा हूं मैं, ठीक है? मतलब एक सवाल है वो कर लेना। जो अभी किया बिल्कुल सेम करना है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। इस बार मैंने एक सोलेनॉइड लिया था और एक कॉइल लिया था, इस बार मैं दो कॉइल ले लूंगा। क्या चीज? और एक कॉइल के अंदर दूसरी कॉइल रख दूंगा। एक कॉइल के अंदर ध्यान से देख, ये पहली कॉइल ऐसे रखी है, फेरा रेडियस आर, रेडियस ठीक। इसके अंदर मैंने सेट करा दूसरी कॉइल ऐसे, फेरा N2 रेडियस, अरे रेडियस किसे प्राइमरी मानोगे किसे सेकेंडरी? बड़ी वाली छोटी वाली? प्राइमरी 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 असली वाला बता, आसान वाला किसको प्राइमरी मानेगा? प्राइमरी बड़ी कॉइल छोटी कॉइल? क्या बड़ी कॉइल इज द प्राइमरी? क्योंकि क्या बड़ी कॉइल के सेंटर पर रखी है सेकेंडरी, मतलब दूसरी वाली छोटी वाली बड़ी कॉइल के सेंटर पर। और क्या सेंटर पर फार्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन, तो क्या फार्मूला बन गया? मुझे समझ में आया कि इसमें जो भी फील्ड होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो अगर मुझे इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखने को आया है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दो समाक्ष कुंडलियों का, ये कुंडलियां ही हैं, क्या दोनों की एक्सिस सेम है अलग अलग? दोनों की एक्सिस देखो ऐसे रखी पहली और छोटी वाली ऐसे लगाई, दोनों की एक्सिस तो दो समाक्ष कुंडलियां। तुम्हारे लिए तुम्हारे सिलेबस में यही है, ये है। ओरिएंटेशन में कोई चेंज, इसलिए तुम्हारे दिमाग में ओरिएंटेशन दिमाग से हट जाती है। बट मैं बार बार बता रहा हूं, बार बार समाक्ष बोलने का मतलब वो तुम्हें बता रहा है कि दोनों के बीच में कोई एंगल झुकाव कुछ नहीं है, ओरिएंटेशन सेम रखा गया है, इसलिए समाक्ष है। दो समाक्ष कुंडलियों का अन्योन प्रेरकत्व अगला टॉपिक। ये तू कर सकता है, मैं तेरे को दूंगा 1 मिनट कर। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल कॉइल्स, लड़ जल्दी बता। दो समाक्ष कुंडलियों का अन्योन प्रेरकत्व। तुम्हारे अंदर वो टैलेंट, वो हुनर, वो खूंखारपना तुम्हारे अंदर भरा है, तू कर सकता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल कॉइल्स, दो समाक्ष कुंडलियों का अन्योन प्रेरकत्व। चलो रुक जा सब लोग। क्या सबका वही आया? म्यू नॉट N1 इंटू एरिया अपॉन, एरिया बड़ा आर स्क्वायर कि छोटा आर स्क्वायर? एरिया। कौन प्राइमरी? क्या बड़े फेरे ज्यादा वाली? ये प्राइमरी। तो यह क्या हो गई? प्राइमरी इसको माना ताकि इसमें फ्लक्स आसानी से लिख पाए। बोल फ्लक्स इन सेकेंडरी इज इक्वल टू क्या? बी ऑफ प्राइमरी, पहली की कारण फील्ड इंटू क्या? एरिया। फ्लक्स बी प्राइमरी बोल म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। अरे सॉरी 2 का बड़ा आर 2। समझ पाए? तुम्हें समझ नहीं आया फार्मूला आया कहां से? आया कहां से पता चला?
क्या वृत्ताकार कुंडली सर्कुलर लूप के सेंटर पर यही फील्ड होती है, इनटू एरिया, एरिया बोल बड़ा छोटा, क्या पाई आर स्क्वायर, क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैं सेकेंडरी का लिख रहा हूं, किसका लिख रहा हूं? तो सेकेंडरी में क्या इसके पूरे एरिया में फ्लक्स है, इसलिए स्मॉल आर स्क्वायर। ये वाला मत याद रखना कि वहां भी स्मॉल आर था यहां भी स्मॉल आर है। एम एम बोल एम, एक सेकंड कुछ छूट गया क्या? N2, ये N1 ये N2, वेरी गुड। बोल एम, फार्मूला आता है मेरे को, फाई अपॉन आई एस अपॉन पी। अच्छा ठीक, बहुत अच्छा। म्यू नॉट N1 N2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2R इंटू आई अपॉन आई, प्राइमरी का आई है, आई शहीद, एम बराबर म्यू नॉट N1 N2 इंटू पाई आर एरिया ऑफ सेकेंडरी, एरिया ऑफ पिद्दा अपॉन लेंथ, का लेंथ ऑफ द क्वाइल। आप ये वाली लेंथ कंसीडर करोगे या ये वाली बड़ी वाली? क्या बड़ी वाली लेंथ, ध्यान से देख, आर और आर, क्या बड़ी वाली लेंथ है 2R? क्या फार्मूला मैंने तेरे को सिखाया था? क्या ऐसा ही एल में सिखाया था? ऐसा किस में सिखाया था? जहां पिछले वाले सवाल में एल था, यहां क्या आ गया 2R। पिछले सवाल में क्या पढ़ाया था तुमको? एल, और यहां क्या आ गया? सोच उसमें प्राइमरी कितनी थी? क्या प्राइमरी सोलेनॉइड था? सोलेनॉइड का कितना फेरा, सोलेनॉइड की लेंथ कितनी थी? एल वहां आया था, यहां प्राइमरी कौन है? बड़ा वाला, बड़ा वाले की लेंथ। एक फार्मूला ये रट, एक फार्मूला तुझे रटना है, सब नहीं रटना है। एक फार्मूला रट अच्छे से, तू जिंदगी जीत लेगा। तुमको एम चाहे इसका हो, चाहे पिछले का हो, चाहे एल हो, सब फार्मूला तुम्हें याद हो जाएगा। आसान था, मिटारा जाए, बस खत्म। चलो अच्छा, मेरे पास एक सवाल, क्या आपने रेजिस्टेंस पढ़ा? क्या उनका कॉम्बिनेशन पढ़ा? नहीं पढ़ा तुमने। सीरीज एंड पैरेलल, ठीक। आपने कैपेसिटर पढ़ा, उनका कॉम्बिनेशन। आपने और क्या पढ़ा? इंडक्टर, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन। सोच अगर वो कंबाइन करे जाए तो। टॉपिक का नाम कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेरकत्वों का संयोजन, संयोजन ऑफ प्रेरकत्व, प्रेरकत्वों का संयोजन, प्रेरकत्वों का जोड़ो। सीरीज पैरेलल, सीरीज या पैरेलल, सीरीज या पैरेलल, सीरीज। ये वाला देख, कोई डेरिवेशन नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, डायरेक्ट कर। सीरीज पैरेलल, ये L1 ये। अब मेरा सवाल ध्यान से सुन, फार्मूला तुम लोग बताओगे, मैं नहीं। R इक्वल टू V अपॉन R इक्वल टू, ठीक। C इक्वल टू Q अपॉन L इक्वल टू, हाँ अरे सब वोल्टेज वाला लिखना, E अपॉन L के सामने, L के सामने E इज द वोल्टेज, C के सामने भी तो नहीं है, R के सामने। चलो बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला। L1 प्लस कर पाए क्या? R इक्वल टू R1 प्लस R2, क्योंकि पोटेंशियल ऊपर है, यहाँ पोटेंशियल यहाँ 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 L में, तो L इक्वल टू L1 प्लस, बोल L पैरेलल 1 अपान L पैरेलल इक्वल टू 1 अपान L1 प्लस 1 अपान। ये मैंने तब बताया जब इसमें कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रेजेंट ना हो, दोनों का M गायब है, ये तब बताया मैंने, ठीक। अगर इसका M होता, इन दोनों का अपना खुद का M, क्योंकि बगल बगल रखी गई है देख, तो आता। कैसे आता फार्मूला, मैं वो भी अरे तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। L1 प्लस L2 प्लस माइनस M, ये आता है। और दूसरा आता है L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2, सॉल्व कर लो फिर बताओ ना। L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 प्लस माइनस M स्क्वायर, ज्यादा तो नहीं हो जाएगा ना?
क्यों? अपॉन प्लस माइनस 2m, ऐसे कुछ होता होगा। 2m ऊपर होता है या m स्क्वायर। डायमेंशनल चेक कर, सही है। सही। फिलहाल तू वो छोड़, तू वाला उतार। रेजिस्टेंस के जैसा ट्रीट करना। कैसे ट्रीट करना? R इक्वल टू R1 प्लस R2, 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। तुम्हें इससे लेना देना नहीं है। हो गया क्या? अरे यार इसको क्या पढ़ना था? ये तो तुम्हें आता था। आता था नहीं आता था? ये तो तुमको आता था ये सब। कंप्लीट। अब आपका एक टॉपिक बच रहा है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, अल्टरनेटिंग करंट वाला जनरेटर, ट्रांसफार्मर। समझ में आया? ठीक है, तो वही टॉपिक बच रहा है। कल हम लोग थोड़ा सा उस पर लेक्चर लेंगे, विथ न्यूमेरिकल। ओके, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए।